हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ने लगे थे कि किस तरीके से हम ऑडिट परफॉर्म करेंगे। हमने ऑडिट एविडेंस के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि ऑडिट एविडेंस जो है कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इन्वायरमेंट में। और बेसिक प्रिंसिपल्स जो गवर्निंग एंड और जो ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स के अनुसार हमें ऑडिट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा चेंज थोड़ी हुआ, केवल एक नया एसेट पैदा हो गया जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन एसेट। बाकी एसेट की तरह एक एसेट पैदा हो गया और वो एसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता चला गया। उसको ऑडिट करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ने लगी, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ऑडिट एविडेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली अब हम ऑडिट एविडेंस रखने लगेंगे और धीरे धीरे पेपरलेस ऑफिस और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइबल रिकॉर्ड्स की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब जो आगे है अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में हमारी स्टडी बोलती है। टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस क्यों बोला है उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो अगली हेडिंग हमारी ये है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस और उसमें ये बोलती है कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का काम कर रहे होंगे तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें मीट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए ऑडिट एविडेंस चाहिए होगा। ऑडिट एविडेंस क्वालिटी का ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस नहीं हो जिस पर क्वेश्चन किए जा सके या जिसकी क्वालिटी को एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमेशा होना चाहिए। रिलायबल एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वेरीफाइबल ऑडिट एविडेंस हमेशा होना चाहिए। तो हमारा जो क्वालिटी होगी ऑडिट एविडेंस, एक और चीज़ है कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी इन डेप्थ तरीके से ऑडिटिंग कर रहे हैं, नेचर या डिग्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वो इम्पैक्ट होगी क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस से। मतलब क्या क्वालिटी है ऑडिट एविडेंस की, जो क्वालिटी है वो डिपेंड करेगी। अगर पहली बार में ऑडिट एविडेंस आपको ऐसा मिल गया जो कम्प्लीटली वेरीफाइबल है, कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट है, तो आपको बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको पहले लेवल पर ही ऐसा ऑडिट एविडेंस मिल गया। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया सपोज जैसे फॉर एग्जांपल ओरल एविडेंस मिले हैं, तो ओरल एविडेंस क्या है कि आपको इंसाइट देते हैं एज एन ऑडिटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर रिस्क के लिए इंसाइट देंगे। अगर मान लिया सपोज एक कंपनी है, आप गए और वहाँ बहुत सारे लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू लेने से क्या होगा कि इंसाइट तो आ जाएगी, एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, रिस्क के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्री असर्शंस नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्री डिक्लेरेशंस नहीं होंगे। तो जब आप उन्हें क्वेश्चनर देंगे और क्वेश्चनर्स का वो आंसर देंगे तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्री डिक्लेरेशन आपके पास आ जाएगा। और कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जैसे ओरल एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करता है। ओरल एविडेंस इसलिए काउंट नहीं करता क्योंकि वो कहीं पर हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं उसे। हाँ, ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट करने का एक तरीका ये है कि जो मीटिंग हुई किसी बंदे के साथ, किसी के साथ आपने लिया, तो उसको बैठे और बात करने के बाद उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर दिया और उसे एक मेल कर दिया कि भाई हम जो बैठे थे उसमें ये चीज़ें बात हुई थी हमारी। तो वो एक तरह का ओरल एविडेंस हो जाएगा। लेकिन ओरल एविडेंस पूरी तरीके से क्वालिटी ओरल एविडेंस नहीं होगा, क्वालिटी एविडेंस नहीं होगा। वो क्वालिटी ओरल एविडेंस तो हो सकता है, वो उस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एविडेंस होना ज़रूरी नहीं है उसका। क्वालिटी एविडेंस और क्वालिटी ओरल एविडेंस दोनों अलग अलग होंगे। ओरल एविडेंस क्वालिटी नहीं माना जाएगा क्योंकि वेरीफाइबल नहीं होता है। और हमने क्या किया, अब उसे मेल भेज दिया, मेल भेजने के बाद उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। डॉक्यूमेंट करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने इससे इंटरव्यू किया था, इन बंदों से, आपके एम्प्लॉई से इंटरव्यू किया था। लेकिन मैनेजमेंट कह सकता है कि भाई एम्प्लॉई को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, नया एम्प्लॉई और समथिंग 25 तरह के बहाने होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा है कि फील्ड ऑफ द कंपनी, एक अच्छा ऑडिटर उसे पता चल जाता है कहाँ रिस्क है। अगर वो थोड़े से इंटरव्यूज़ लेगा, ओरल एविडेंस से उसको फील आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन मूव करना है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग में कमी है, क्या बंदे कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकता है, उसी के अनुसार एविडेंस ले सकता है। वही ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड ओरल एविडेंस और एडिशनल एविडेंस जो मिले हैं वो क्वालिटी ऑडिट एविडेंस बन जाएंगे।
उसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस, ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो है नेचर ऑफ बिजनेस के अनुसार चेंज होता है, तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस भी नेचर ऑफ एविडेंस, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार चेंज होगा। मालूम पड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर का आप ऑडिट करने जा रहे हो या स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हो, दोनों केसेस में डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा एक जो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडर ऑफ एविडेंस है, उसमें या जो एविडेंस है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट एविडेंस है तो वो ज़्यादा मैटर करता है, वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। अगर एक थर्ड पार्टी से आप कंफर्मेशन ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। मानो बड़ा बैंक से आप बैलेंस कंफर्मेशन ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी बेटर होती है। अगर मान लीजिए आपके पास सपोज़ आपने पासबुक वगैरह देखी और या बैंक बुक देखी या बैंक स्टेटमेंट देखा, उससे आपने कंफर्म किया, तो उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि जो बैंक है बैंक जो कंफर्मेशन देगा, बैंक कंफर्मेशन की क्वालिटी ज़्यादा होगी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी और सोर्स देखेंगे, आपके एविडेंस के देखेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल होनी चाहिए और जो बेसिकली इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल होने चाहिए। तो मतलब जो ट्रेडिशनल ऑडिट एविडेंस में जो क्वालिटी होनी चाहिए, वेरीफाइबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करते समय जो भी एविडेंस लेंगे उनमें भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद हमारी स्टडी अगला टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट टेक्निक। तो हमारी स्टडी कहती है कि दूसरे ऑडिट के तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगा, उसमें भी वही प्लानिंग होगा, प्रिलिमिनरी रिव्यू होगा, स्कोप और का क्रिस्टलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद प्रोसीजर्स अपनाए जाएंगे और फिर डिस्कशन होगा मैनेजमेंट के साथ, फिर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। तो बेसिकली क्या है कि नेचर और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क जो है आपका वो उसका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर असेसमेंट किया आपने तो वो इनफेक्टिव ऑडिट हो जाएगा, वेस्टेड ऑडिट रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो इन ईसा 500 जो प्लानिंग में स्टैंडर्ड है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का जो स्टैंडर्ड है ISA 500, वो प्लानिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि आपको अप्रोप्रिएटली प्लान करना चाहिए, जिस तरीके से ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में आप प्लान करेंगे वहाँ वैसे ही यहाँ पर प्लान करना चाहिए। उसमें क्या है कि बजटेड नंबर आवर्स होने चाहिए, टाइम बजट होना चाहिए जिसमें बजटेड आवर्स होने चाहिए, वेरियस एरिया जो अलग अलग एरिया हैं और प्रोसीजर्स हैं उनके अपने टाइम बजटेड टाइम्स होनी चाहिए। उसके अलावा वो कहते हैं कि एक ऑडिट प्रोग्राम है तो ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को देखेगा। ऑब्वियसली इनहेरेंट रिस्क को भी देखेगा, इनहेरेंट रिस्क होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इनहेरेंट रिस्क होगा ही होगा। हमने वो बोला कि सारी कुछ रिस्क जो बच जाता है या कुछ उसे इनहेरेंट रिस्क कहते हैं और इनहेरेंट रिस्क होगा। तो कंट्रोल रिस्क भी हमें देखना पड़ेगा, कंट्रोल रिस्क में देखना पड़ेगा कंट्रोल रिस्क जो है एक्सेप्टेबल लेवल तक है कि नहीं है। और उसके लिए हम ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखेंगे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वगैरह करेंगे और उसी के अनुसार हमें टाइम प्लान करना पड़ेगा कि कितना टाइम होगा, कौन सा एरिया जो है क्रिटिकल है। रिस्क असेसमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिस्क असेसमेंट करेंगे और रिस्क असेसमेंट के अनुसार हमें पता करना होगा कौन सा एरिया क्रिटिकल है, कौन सा एरिया नॉन क्रिटिकल है, किस एरिया में रिस्क ज़्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है। उसी के अनुसार हम ऑडिट करेंगे, उसी के अनुसार ऑडिट को प्लान करेंगे। तो बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेड होगा और वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग इसलिए डॉक्यूमेंटेड होगा क्योंकि वो आप स्मूथली आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑडिट की एक पॉइंट ऑफ टाइम में। कई बार क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम भी चेंज होता है क्योंकि ऐसा होता है कि नई इन्फॉर्मेशंस आती हैं, नई ट्रेंड्स आते हैं और उसकी वजह से चीज़ें चेंज होती जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैकअप्स की टेस्टिंग कम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज़ वगैरह के टाइम पर बैकअप्स आपको लगता है कि बैकअप का जो बैकअप्स हैं वो ठीक है। तो इसका मतलब जो डेटा बैकअप्स ठीक है, तो यानी कि डेटा की सिक्योरिटी कहीं डिलीट ना हो जाए, आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स वहाँ पर हैं। लेकिन जब आप कंप्लायंस टेस्टिंग कर रहे हैं या सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको एक सैंपल मिलता है। सैंपल ये बताता है कि पेरोल जो बैकअप है वो करप्टेड मीडिया में है या करप्ट हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिससे रिकवरी टेस्टिंग के टाइम पर आपको ये पता चलता है कि प्रॉब्लम्स है भाई। तो आपको
उस नई इन्फॉर्मेशन की लाइट में ये सोचना पड़ेगा कि भाई और जगह कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और जो क्रिटिकल डेटा सेट्स हैं वो ठीक तरह से रखे गए हैं कि नहीं रखे हैं, उनकी रिकवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको शेड्यूल, ऑडिट शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, ऑडिट शेड्यूल एक्सटेंड करना पड़ सकता है, और रिसोर्सेज वहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं कि डेटा बैकअप और डेटा रिकवरी देखो ठीक तरीके से, क्योंकि डेटा बैकअप सही तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे कि कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं उसको, ऑडिट को, उस एरिया को कवर करने के लिए। तो ऑडिटर उस टाइम पर क्या है, अपनी एक क्वालिफाई कर सकता है ओपिनियन और डिस्क्लेमर दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब डिस्क्लेमर दे देगा, या तो ऑडिट करेगा या डिस्क्लेमर देगा, दोनों में से एक चीज़ है। अगर ऑडिट करेगा तो उसे रिसोर्स लगेगा, रिसोर्स लगेगा तो हो सकता है कि उतने रिसोर्सेज वो कमिट नहीं कर सकता है, जो एंगेजमेंट है, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, जो पैसा ऑफ एंगेजमेंट है, जो स्कोप ऑफ एंगेजमेंट है, उसमें उतना एरिया वो कवर नहीं कर सकता। तो वो अपनी ओपिनियन क्वालिफाई कर सकता है या डिस्क्लेमर दे सकता है, दोनों में से कुछ कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रेडिशनल ऑडिट मेथड्स होते हैं वैसे यहाँ पर भी ट्रेडिशनली ऑडिट हो रहा है। इसके बाद हमारी स्टडी का अगला टॉपिक है कि डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को कैसे डेवलप करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम को यहाँ पर भी वो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारी मेथड्स वही हैं। तो हमारी स्टडी कहती है कि ऑडिट प्रोग्राम जो है वो प्रीलिमिनरी जो रिव्यू जब हुआ होगा, ऑडिटर ने जो प्रीलिमिनरी रिव्यू किया होगा, तो उस टाइम पर उसी के अनुसार वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। तो ऑडिट प्रोग्राम के लिए उसे ऑडिट ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसी के अनुसार ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम जो है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करना चाहिए। ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट का जो उसको सपोर्ट करना ही काम है ऑडिट प्लान का। तो हमारी स्टडी कहती है कि ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट प्लानिंग पर, और वो उसी के अनुसार हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को भी आगे करना है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक नया एसेट पैदा हो गया है, बाकी एसेट की तरह वो भी एक एसेट है, थोड़ा सा स्किल्स, थोड़ा सा मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है। तो वहाँ पर भी एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम होगा और उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने हैं वो ऑडिट प्लान में लिखा जाएगा। उसके बाद हर एरिया के ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किया जा सकते हैं और उसमें डिटेल हो सकती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं टीम मेंबर को, और किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे वर्क एग्जीक्यूशन का, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की, रिलेटेड बिजनेस की, इंटरनल टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स की, और उसी के अनुसार आप क्या है नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट जो है ऑडिट प्रोसीजर्स के डिटरमाइन करोगे। तो ये भी हो सकता है कि ऑडिटर ये सोच सकता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल चेक कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल चेक करके वो उन पर रिलाई कर सकता है। अगर इफेक्टिव और एफिशिएंट इफेक्टिवनेस है इंटरनल कंट्रोल्स में, इंटरनल कंट्रोल्स रिलायबल हैं, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो वो उन पर रिलाई कर सकता है। तो ऑडिटर जो है वो ये डिसाइड कर सकता है कि वो इंटरनल कंट्रोल में ये भी कर सकता है कि इंटरनल कंट्रोल उतने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर उसमें वो रिलाई नहीं करेगा, और जब उसमें नहीं करेगा तो उसे फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा और दूसरे प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उससे जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एडेड असिस्टेड टेक्निक्स वो यूज़ कर सकता है, जनरल सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता है, जनरलाइज सॉफ्टवेयर, ऑडिट सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर सकता है, और इसी के अनुसार फिर वो ऑडिट कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं कंट्रोल स्ट्रांग है, इस पर ओपिनियन, ऑडिटर की ओपिनियन क्या है। अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो वो उस पर रिलाई कर सकता है, अगर कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो ज़्यादा इन डेप्थ ऑडिटिंग करेगा, वो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिटिंग उसका बढ़ जाएगा। उसके अलावा जब वो टाइम बजटिंग करेगा अपनी, तो वो ये डिटरमाइन करेगा कि मैनेजमेंट कब अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स कब अवेलेबल हैं, ऑडिट रिसोर्सेज कब अवेलेबल हैं, इसी के अनुसार वो जो है ऑडिट प्लान करेगा, और ताकि जो है इफेक्टिवली काम कर सके। तो ऑडिटर के पास जनरली क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं होता है रिस्क को एसेस करने का, क्योंकि आप क्या है कंट्रोल्स किस हिसाब से लगाओगे, जिस हिसाब से रिस्क को एसेस करोगे, और रिस्क क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स आपने लगाए हैं, जो कुछ ऑडिटर्स कॉल होती है,
वो उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑडिटर के पास। कई चीज़ों में ऑडिटर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होता कई चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डेटा माइग्रेशन हो रहा है और उस टाइम पर कंट्रोल्स आपको डिटरमाइन करने हैं, तो उस टाइम पर डेटा माइग्रेशन के टाइम पर ऑडिटर को होना चाहिए। अगर मान लिया सपोज एक SDLC है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो रही है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपके वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होता है, तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर अगर उसे कंट्रोल चेक करना है तो उसी टाइम पर उसे होना होगा। तो बेसिकली बहुत से केसेस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन कई केसेस में टाइमिंग के हिसाब से, नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग 3 चीज़ें थी, तो उसमें टाइमिंग के हिसाब से उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि डेटा माइग्रेशन है, जैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को, तो उस टाइम अगर उसको कंट्रोल चेक करना है उस टाइम पर उसको वहाँ पर होना होगा। अगर वो वहाँ पर नहीं है तो फिर वो उन कंट्रोल्स को को चेक नहीं कर सकता। तो सपोज फर्स्ट ऑडिट हो गया। सेकंड ऑडिट में क्या होता है कि जो ऑडिट प्लानिंग है वो थोड़ा सा पहले होनी चाहिए। जिस समय आपका प्रीवियस ईयर ऑडिट कंप्लीट हो जाता है या प्रीवियस ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम पर ऑडिटर को बैठना चाहिए और उसी टाइम पर जब वो रिपोर्ट फाइनलाइज वगैरह कर रहा हो तो उसे देख लेना चाहिए, उसको एक आइडिया हो जाता है। उस टाइम पर उसे देख लेना चाहिए कि ऑडिट नेक्स्ट टाइम में मैं क्या ऑडिट प्रोग्राम में क्या मॉडिफिकेशन करूँगा। तो वो उसको एक पर्टिकुलर आइडिया हो जाएगा, उसको वो उसके नोट्स वगैरह बना ले, तो नेक्स्ट टाइम पर जब वो ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग वगैरह करे तो उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करे और उन्हीं के अनुसार कंप्लायंस और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स वो सेलेक्ट करेगा। और दूसरी बात ये है कि जो पिछली बार ऑडिट प्रोसीजर्स उसने यूज़ किए हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर्स यूज़ किए हैं उसके कुछ रिजल्ट्स रहे होंगे, तो उसे एक आइडिया हो जाता है कि क्या रिजल्ट्स हैं, तो उसी के अनुसार वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह को चेंज कर सकता है, ऑडिट प्लान को चेंज कर सकता है। इसके अलावा हमारी स्टडी कहती है ये तो सारी चीज़ें एक सी थी जो ट्रेडिशनल मेथड्स में भी यूज़ होती हैं, लेकिन जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में ऑडिट कर रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ पर जैसे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर ट्रेडिशनल ऑडिट की तरह आप इंट्रोड्यूस करते हो, लेकिन जो ICQ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज्ड ICQ आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब सिक्योरिटी अगर कोई स्टैंडर्ड है, अगर मान लें सपोज एक विंडो सिक्योरिटी सर्वर का आप ऑडिट कर रहे हो, विंडोज़ सर्वर की सिक्योरिटी अगर आप ऑडिट कर रहे हो, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के आपके इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स होते हैं, ICQs होते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स आपने फ्लोट किए और उसके बाद उसके आंसर्स ले लिए और फिर उनको चेक करना स्टार्ट किया। तो एक ये जो है टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर एरिया में क्या है कि पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए टिपिकल टाइप के ICQs होते हैं और ये हर वर्जन के साथ कई बार चेंज हो जाते हैं। तो आप पता कर लेते हो कि कौन सा वर्जन है, क्या चीज़ें हैं और ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कौन सा वर्जन चल रहा है, तो उसी के अनुसार आप ICQ फ्लोट करते हो और वो आपको स्टैंडर्डाइज्ड ICQ मिल जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पेशल कंसिडरेशन है जो आपको लेने पड़ेंगे जब टेक्नोलॉजी ऑडिट करोगे। इसके अलावा क्या होता है कि ICQs जो हैं आपको एडिशनल एडवांटेज देते हैं, क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो वो ऐसा है कि उसी के अनुसार आप ऑडिट प्लान कर सकते हो, उसी के अनुसार उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्रीलिमिनरी रिव्यू फेज़ में भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हो और फिर धीरे धीरे उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो जैसे जैसे आपको पता चलता है। जैसे प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, इन सब ICQs को आप मॉडिफाई कर सकते हो और मॉडिफाई करके फिर आप जो है बेटर ऑडिट एविडेंस आपके पास हो जाता है। इसके बाद हमारी स्टडी सैम्पलिंग के बारे में बताती है, सैम्पलिंग इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स। तो सैम्पलिंग जनरली क्या है, सैम्पल आप यूज़ करते हो जब ऑडिट जाते हो, तो एक 100% पॉपुलेशन को तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, आजकल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या चाहते हो कि रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन पता चल जाए, तो उसके लिए आप सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हो। उसमें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो सकती है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो सकती है। दोनों मेथड से अगर
सही तरीके से आप दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड्स अप्लाई करो तो आपका अच्छा ऑडिट एविडेंस आपको मिल जाता है। आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि आप सैम्पलिंग क्यों करते हो। सैम्पलिंग इसलिए करते हो कि 100% वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है सारे ट्रांजेक्शन और इवेंट का। तो लेकिन क्या होता है, कई केसेस में 100% आप कर सकते हो। आजकल क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसने ऑडिटर के वर्क को मैसिवली इम्पैक्ट किया है। तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, 100% पॉपुलेशन आप उसमें सैम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो, यानी कि टोटल ऑडिट कर सकते हो उसमें। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर बैंक्स के बीच में जहाँ कोर बैंकिंग होती है, और आज की डेट में कोर बैंकिंग ही होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या HDFC हो, कोई भी बैंक है, उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। सारा ट्रांजैक्शन उसी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में होता है। बाकी सारी ब्रांचेस जो होती हैं, नोड्स होती हैं, उनके पास बेसिकली डेटा नहीं होता है, डेटा वहीं जाता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के पास। इसीलिए आप सारे ATM से पैसे निकाल सकते हो, किसी भी ATM से, क्योंकि वो उस सेंट्रलाइज्ड सर्वर में वो आपका डेटा रिकॉर्डेड है। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी ऑडिट टीम भेज सकते हो, इनके पास कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स वाला सॉफ्टवेयर होगा, तो वो उस पूरे डेटाबेस का ऑडिट कर सकता है। वो 100% आपके सैंपल ले, मतलब पूरे सैंपल नहीं लेगा, 50%, 30%, 20%, 5% सैंपल, वैसे 5-7% सैंपल के बजाय वो 100% सैंपल लेता है, यानी पूरे ही पॉपुलेशन का ऑडिट करता है। तो कई बार क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या होता है कि जब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कर रहे होते हो तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है, इनॉर्मस IT रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो ऑडिट जो है आपको सैम्पलिंग जनरली क्या है कि देखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, कहाँ पर 100% सैम्पल्स हैं, कहाँ पर कम सैम्पल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कितना सैम्पल लेना है, आपको अपनी कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो 100% सैम्पल्स यूज़ कर सकते हैं, पूरी पॉपुलेशन का ऑडिट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको मेथड स्टैटिस्टिकल बेस्ड सैम्पलिंग मेथड्स यूज़ करनी पड़ेंगी, या आप नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पल मेथड यूज़ करो। फिर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल लेना पड़ेगा, जो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उस पर कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो हमारी स्टडी में कई सैम्पलिंग टेक्निक्स दी हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में बताते हैं। उसमें सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि कहीं से भी इक्वल चांस होता है उसमें। अगर मान लिया सपोज आप कोई ट्रांजैक्शन देख रहे हो, अगर अकाउंटिंग देख रहे हो, बैंक ट्रांजैक्शन देख रहे हो, तो इक्वल चांस होता है किसी को भी पिक आउट करने का, कहीं पर कोई बायस नहीं होता है। मतलब सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई किसी मंथ के प्रति बायस है, किसी ट्रांजैक्शन के बायस है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन उठा सकता है। और हम कहते हैं उससे कि भाई पूरे साल के या हर महीने के 4-4 ट्रांजैक्शंस या 5-5 ट्रांजैक्शन, पूरे साल के 50 ट्रांजैक्शन आप उठा लो, तो कहीं से भी 50 ट्रांजैक्शन उठा लेगा, कोई भी उठा लेगा, रैंडम मेथड से उठा लेगा, कोई बायस नहीं होगा। इसके बाद दूसरी होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि कोई इंटरवल होता है, फिक्स्ड इंटरवल होता है सिलेक्शन में। जैसे पहला जो इंटरवल है रैंडमली आपने उठाया, उसके बाद क्या है कि उसके बाद बोला कि nth नंबर आप उठाओगे, यानी पहला वाला रैंडम उठा लिया आपने, 7वां ट्रांजैक्शन लोगे, उसके बाद हर 50वां ट्रांजैक्शन बाद में लोगे, तो 57 या इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले सकते हो। तो 757, 107, 157, 207 इस तरीके से आप देखोगे। या फिर ऐसा होता है एक पर्टिकुलर मॉनिटरी मॉनिटरी यूनिट या वैल्यूएटेड सैम्पलिंग कर सकते हैं आप उसमें। तो उसमें क्या होता है कि 1 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पर्टिकुलर हम नंबर ऑफ़ सैंपल्स उठाते हैं। 5,000 से 10,000 तक एक पर्टिकुलर सैंपल उठाते हैं। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। फिर नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स होती हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स में 2 टाइप की हुई है, रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक। रैंडम सैम्पलिंग में रैंडम चांस होता है, कोई भी इक्वल चांस होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि पहला रैंडम उठाया, फिर उसके बाद हर 50-50 उठा लिया, हर 100-100 उठा लिया, इस तरीके से होता है। इसके बाद नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड होता है, उसमें हैज़र्ड सैम्पलिंग होती है। सबसे पहले
हैज़र्ड सैम्पलिंग में कोई स्ट्रक्चर्ड टेक्निक नहीं होती है, कोई कॉन्शियस बाइस नहीं होता, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती। फिर जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, उसमें कोई बायस होता है, सर्टेन वैल्यू, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन है वो सब उठा लो। अगर मान लिया सपोज या मंथ एंड के जो ट्रांजैक्शन लास्ट 15 दिन के ट्रांजैक्शंस हैं, ईयर के लास्ट के 31 मार्च के पास के 7 दिन पहले के ट्रांजैक्शन है, वो सारे उठा लो। तो एक सैम्पल आइटम्स आप सेलेक्ट करोगे, पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो सारी करेक्टरिस्टिक्स उस पॉपुलेशन की रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिकली क्या है कि स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ कर सकते हो, नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन ऐसा है कि एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जो आप टोटल सैंपल उठा रहे हो, सारे के सारे सैंपल उठा रहे हो, वो उसमें कंप्लीट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन आ जाए। अगर कंप्लीट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपने एग्जॉस्टिवली चेक कर लिया, दूसरे एरिया चेक नहीं किया। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल ऑडिट में जिस तरीके से आप सैम्पलिंग करते हो, यहाँ पर भी उसी तरीके से सैम्पलिंग करोगे। तो आप हमारी स्टडी में कुछ एग्जांपल दिए कंप्लायंस टेस्टिंग के, मतलब जो कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के। वहाँ पर वो ये कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हो और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है कि यूज़र एक्सेस राइट्स को आप ऑडिट कर सकते हो, ऑथराइजेशन राइट्स को ऑडिट कर सकते हो, उसका एक सैंपल ले सकते हो, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स को ऑडिट कर सकते हो, उसको भी सैंपल बेस में कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिट कर सकते हो, फॉलो अप, एक्सेप्शंस, लॉग्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का ऑडिट, ये सारी चीज़ कंप्लायंस टेस्टिंग में आती है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में जो है आप बेसिकली क्या है कि किसी इंटरेस्ट के अकाउंट का सैंपल ले लिया आपने, या कोई दूसरे अकाउंट का सैंपल ले लिया, तो वो फिर सब्सटेंटिव टेस्टिंग में आ जाएगा। इसके बाद हमारी स्टडी जो है सैम्पलिंग यूनिट्स को डिफाइन करती है। वो कहती है कि सैम्पलिंग यूनिट्स कैसे आप किस चीज़ पर डिपेंड होगा, तो वो बेसिकली पर्पस ऑफ सैंपल पर डिपेंड होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंप्लायंस टेस्टिंग आप कर रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो आप कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है किसी इवेंट और ट्रांजैक्शंस को देखोगे। सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे तो मॉनिटरी वैल्यूज़, वेरिएबल या एस्टिमेशन सैम्पलिंग करोगे। जब कंप्लायंस टेस्टिंग करोगे तो आप ये देख सकते हो कि आप ये कह सकते हो एक्सेस राइट्स को देख सकते हो, या ये देख सकते हो वो इन्वाइसेस को देख सकते हो जो ड्यूली ऑथराइज नहीं है। तो जो इन्वाइसेस ड्यूली ऑथराइज नहीं है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल को टेस्ट कर रही हैं, वो कर रही है कि कंट्रोल सही है कि नहीं सही है। जो एक्सेस राइट्स, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन जब आप देख रहे हो तो बेसिकली वो कंट्रोल्स को टेस्ट कर रही हैं कि सही आदमी को एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको आप टेस्ट कर रहे हो। जब इन प्रिंसिपल्स को टेस्ट करते हो तो कंट्रोल्स को टेस्ट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में सही कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप का सैंपल होगा। जब सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे वहाँ पर तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप का आपका सैंपल होगा। तो मॉनिटरी सैंपल होगा जनरली सब्सटेंटिव टेस्टिंग में कि इन्वेंट्री की टेस्टिंग कर रहे हो, डेटर्स की टेस्टिंग कर रहे हो। उसके अलावा हमें ऑडिट ऑब्जेक्टिव भी देखना है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव हमें मीट आउट करना है। तो हम ये देखेंगे कि जब हम प्रिलिमिनरी ऑडिट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से एक पर्टिकुलर 1-2 बार ऑडिट करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, और फिर उससे हमें ये पता चलता है कौन सा एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा ऑडिट एविडेंस की ज़रूरत है, या ज़्यादा ऑडिट की ज़रूरत है, या ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर की ज़रूरत है, पॉसिबल एरर्स कंडीशंस कहाँ पर आ जाएंगी। तो वो चीज़ भी इन्फ्लुएंस प्ले करती है। इसके बाद हमारी स्टडी पॉपुलेशन के बारे में बताती है। पॉपुलेशन जो है पूरा डेटा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया का पूरा डेटा होगा। अगर मान लिया हमने एक स्पेसिफिक ऑडिट करना है, स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव करना है, तो पॉपुलेशन पूरा होगा, उस पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉ करना है। उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब पॉपुलेशन को डिवाइड करना, मतलब एफिशिएंट और इफेक्टिव सैंपल्स में डिवाइड करना। उसमें क्या होगा कि मालूम पड़ा आपने कहा कि एक और 5,000 की वैल्यू के वाउचर्स में से हम लेंगे, 5,000 से 10,000 में कुछ ले लेंगे, 10,000 से 20,000 की जो वैल्यू होगी उसमें लेंगे। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा में डिवाइड कर रहे हैं, और फिर हर स्टेटा से कुछ सैंपल ले रहे हैं। अब अगर मान लिया सपोज हमने क्या किया कि एक रैंडम सैंपल लिया पूरे ईयर का,
उसमें से 50 वाउचर निकाले। अब वो 50 वाउचर में हो सकता है कि अप्रैल की कोई वाउचर ही नहीं आया या मई का कोई वाउचर नहीं आया, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया कि हर जगह से हम 4-4, 5-5 वाउचर्स लेंगे, हर पर्टिकुलर अकाउंट से 4-4 वाउचर्स लेंगे, तो हर महीने में 4 वाउचर्स लेंगे। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। उसके बाद सैम्पल साइज़ होता है। सैम्पल साइज़ मतलब कितना, 50 वाउचर देखेंगे, 100 वाउचर्स देखेंगे, वो सैम्पलिंग रिस्क के अनुसार होता है। एक्सेप्टेबल एरर जो डिटरमाइन किया है मैनेजमेंट में, वो उसके अनुसार होता है। और ऑडिटर ने जो डिसाइड किया है, ऑडिटर ने जो एक मटेरियलिटी का लेवल डिसाइड किया है, उसके अनुसार सैम्पल साइज़ होता है। उसके बाद सैम्पलिंग रिस्क होता है। जब आप सैंपल लोगे तो कुछ ना कुछ जो है रिस्क रहेगा, क्योंकि आप 100% चीज़ों को ऑडिट नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पर 2 टाइप के रिस्क होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस और दूसरा है रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। तो कई बार क्या होता है कि आप जो है मटेरियलिटी के टर्म्स में अपनी ऑडिट ओपिनियन देते हो। तो कई बार क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद आपको लगा यार यहाँ पर तो फ्रॉड नहीं है, जबकि वहाँ फ्रॉड है, सैंपल से फ्रॉड छूट गया। तो बेसिकली अब जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो हो गया। दोनों केसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया। अगर मान लिया सपोज पहले केस में अगर फ्रॉड नहीं है, मटेरियल फ्रॉड नहीं है, और आपको लगता है मटेरियल फ्रॉड है, मालूम पड़ा आपने वही चीज़ें उठाई जो फ्रॉडुलेंट चीज़ें हैं। जब सैंपल उठाया तो फ्रॉडुलेंट चीज़ें ही निकली। आपने सैंपल निकाला, 4 एरर्स हुए हैं पूरे, अगर मान लिया सपोज 10,000 आइटम्स है, उसमें 4 एरर हुए हैं। अचानक आपने सैंपल उठाया और चारों एरर को देखा। चार पॉपुलेशन, जो 10,000 की पॉपुलेशन में से 4 पिकअप करने हैं आपको, और चारों ही एरोनियस निकल गए, और पूरी पॉपुलेशन में 4 एरर्स हैं। जबकि आप सोचते हो अगर 10 एरर्स हैं, 20 एरर्स हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कह दोगे कि आप ये सोचोगे, आपके माइंड में ये आएगा कि भाई बहुत ज़्यादा एरर है। तो बेसिकली एक्चुअल पॉपुलेशन मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है इस केसेस में, लेकिन यहाँ पर आपको ये लगता है कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया है, यानी यहाँ गड़बड़ी हो गई है। तो इसे कहते हैं रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। आप रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि ऐसा है कि 10,000 में से 4 आपने सैंपल उठाए और चारों ही गलत निकले। अगर आपने पूरा सैंपल देखा होता तो उसमें 10 भी गलत निकलते तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और 10,000 में 4 ही एरर्स थे और चारों ही लगा, तो आपको लगा कि बहुत हाई है, एरर रेट बहुत हाई है। तो इसे रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन कहते हैं। आपने ये देखा यहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं। इसके बाद होता है रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई यहाँ पर सब कुछ सही है, और इनकरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। मालूम पड़ा कोई फ्रॉड हुआ है और आपने सैंपल उठाया और उसमें नहीं निकला, फ्रॉड नहीं निकला सैंपल में। ये ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मालूम पड़ा फ्रॉड नहीं निकला, जबकि अल्टीमेटली फ्रॉड है, आपके सैंपल में फ्रॉड नहीं निकला, तो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो गया। इसके बाद टॉलरेबल एरर है। टॉलरेबल एरर वो मैक्सिमम एरर है किसी पॉपुलेशन में जो ऑडिटर जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, अगर इतना एरर है तो कोई बात नहीं, ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। मतलब यहाँ पर कई बार इसमें रिस्क भी है, जैसा हमने रिस्क पढ़ा था, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, दोनों हो सकता है। तो टॉलरेबल एरर वो मैक्सिमम एरर है जो कि वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो सब्सटेंटिव टेस्ट के लिए टॉलरेबल एरर वो होगा जो मटीरियलिटी को पार कर जाता है। मतलब वहाँ पर जो सब्सटेंटिव टेस्ट में मटीरियलिटी मापदंड होगा टॉलरेबल एरर का, मतलब मटेरियल नहीं होना चाहिए, नॉन मटेरियल है कोई दिक्कत नहीं। कंप्लायंस टेस्ट में आपका रेट ऑफ डेविएशन है प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल प्रोसीजर्स के। अगर मान लिया एक्सेस राइट्स आप देख रहे हो, ऑथराइजेशन दे रहे हो, ऑथेंटिकेशन देख रहे हो, तो आप देखोगे कितना डेविएशन है, कितना डेविएशन ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेता है। कंप्लायंस टेस्ट में आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल है।